जिंदगी में कुछ वाक़ये ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी का मतलब बदल कर रख देते हैं। मैं जब शॉपिंग करके घर के लिए निकली तो वापसी पर काफ़ी रात हो चुकी थी। मैंने सोचा कि माँ भी परेशान हो रही होंगी, इसलिए शॉर्टकट रास्ते से घर जाती हूँ। ये प्रोग्राम बनाते हुए गाड़ी को दूसरे रास्ते मोड़ चुकी थी। अचानक थोड़ी दूर जाकर मेरी गाड़ी को एक झटका लगा और वह बंद हो गई। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। मुझे झंझनाहट हुई कि गाड़ी को चलते चलते क्या हो गया है। बाहर निकलकर देखा तो बोनट से धुआं निकल रहा था। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि शायद मुझे ड्राइवर को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। मुझसे तो गाड़ी भी ठीक करनी नहीं आती और मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। तब अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। रात का वक्त, सुनसान रास्ता, मैं अकेली वहां पर मौजूद, ऊपर से किसी अनजान का हाथ खुद पर महसूस करके मेरे माथे पर पसीने के कतरे चूने लगे। मैं हिम्मत करके पलटी तो मेरे सामने एक अजीब सी शक्ल सूरत की औरत मौजूद थी। पल भर के लिए तो मेरी सांस ही निकल गई। मैंने खुद को उस औरत से दूर किया और गौर से देखा तो उसका लिबास अलग सा था। वह मुझे बहुत गौर से देख रही थी। एक तो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी और उस औरत का मुझे इस तरीके से देखना बहुत हैरत में डाल रहा था। मैंने पूछ लिया कि क्या मसला है, क्यों बोल रही हो। मेरे सवाल करने पर उसने रोते हुए कहा, बाजी मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो। मैं समझ गई कि ये औरत फकीरनी है और इस रास्ते पर लोगों से मांगती होगी। मेरी हालत उस टाइम किसी भी मदद करने लायक नहीं थी। मैंने उस औरत को डांटते हुए कहा कि तुम हट्टी खट्टी हो, खुद काम करके क्यों नहीं कमाती हो। बच्चों को पैदा करने का शौक है तो उनको पालो भी, क्यों भीख मांग कर कब तक पूरा करोगी। मेरी बात सुनकर उस फकीरनी ने कहा, ए बीवी, अगर मदद नहीं करनी है तो मत कर, मगर ये दौलत की रौब मत जमा। बड़ा गुरूर है ना तुझे अपनी दौलत पर। खुदा तुझे एक एक पैसे से मोहताज कर दे, तुझ पर खुदा का अजाब नाजिल हो। जिस तरह मैं मुसीबत में हूँ तू भी उसी तरह दर दर भटके। मैं तो उस औरत के बदलते तेवर देख कर हैरान थी कि कैसे औलाद के लिए रो रही थी और अब मुझे बद्दुआ देने पर उतर आई थी। मुझे कोसती हुई वह सीधा चलती हुई न जाने कहाँ चली गई थी। मैं तो इसी हैरानी में थी कि कैसे इस औरत ने मुझे क्या क्या बोल दिया है। मैंने कोई गलत बात नहीं बोली थी। आज के दौर में कब तक मांग कर खाएगी। मैं भी किस मसले में पड़ गई थी। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। अचानक पता नहीं कहाँ से एक गाड़ी मेरे गाड़ी के सामने आकर रुक गई। उस गाड़ी की ब्रेक लगी वरना बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था। उस गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक पहलवान जैसा मर्द उस गाड़ी में से उतर कर आया। मेरे छठे सेंस ने मुझे खबरदार किया। मैं बहुत तेज़ रफ्तार से अपनी गाड़ी में बैठी और बहुत जल्दी गाड़ी स्टार्ट की और मैं बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाकर उस इंसान और उस गाड़ी से बहुत दूर निकल कर आ गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी सच में जान निकल गई थी। वह इंसान उसी जगह पर खड़ा होकर मेरी गाड़ी की तरफ देख रहा था। मुझे हैरत हुई कि अगर उसके इरादे ठीक नहीं थे तो वहीं क्यों रुक गया था। मेरा पीछा भी तो कर सकता था। मगर मैंने ये सोच छोड़ दी और जान बचाने की खैर मनाई। दिल में सोच लिया था कि आइंदा कभी भी मैं इस रास्ते से सफ़र नहीं करूंगी। मैं हाँफती हुई अभी घर में दाखिल हुई। माँ और मेरी छोटी बहन मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मैंने क्या गुनाह कर दिया हो। फिर मैंने उन्हें सारी बातें नहीं बताई और झूठ बोल दिया कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। माँ ने तो फौरन सदका दिया और मुझे मना किया कि आइंदा खुद नहीं चलानी है गाड़ी, घर में ड्राइवर है, उनके साथ जाना है। और जब मामी को परेशान देखा तो मैंने भी हाँ में भर ली और आराम को कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। लेकिन बिस्तर पर लेट कर ही मुझे वह सब कुछ मेरी आंखों के सामने चलने लगा जो हुआ था। मैं ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर थी कि क्या था। मुझे लगा शायद मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अगले दिन मैं जब उठी तो हमारे घर में एक नया नौकर आया था। वह घर के कामकाज के लिए नहीं था बल्कि इमरजेंसी में कोई भी काम हो बस उसे करना था। उम्र में 20 या 23 साल का था। मैं जब नाश्ते की टेबल पर गई तो मुझे पता चला कि बाबा शहर से बाहर गए हुए हैं। नाश्ते पर माँ और मैं थे और छोटी बहन कॉलेज गई थी। मैं और माँ नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। अचानक माँ ने मुझसे कहा कि अब ये लड़का तुम्हारे साथ जाया करेगा। मैंने माँ को हैरत से देखा और कहा कि माँ, मगर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। माँ ने कहा कि नहीं बेटा, आजकल के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और तुम यूनिवर्सिटी से रात को आती हो, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होती है और सच पूछो तो इसको मैंने तुम्हारे लिए ही काम पर रखा है। मैंने अपनी माँ की फिक्र को महसूस करते हुए कहा कि आप परेशान मत होइए, आपकी बेटी अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। माँ बिल्कुल अटल थी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, आज से ये तुम्हारे साथ ही रहेगा और तुम्हारे साथ ही आया जाया करेगा। मैं कुछ सोचते हुए ही चुप हो गई थी। तैयार होकर मैं घर से निकलने लगी थी जब माँ की आवाज़ में मुझे सुनाई दी। वो उस लड़के से बोल रही थी कि जाओ जल्दी। बहन के साथ और माँ का हुक्म मिलते ही वह ज़बरदस्ती का मेरी गाड़ी में सवार था।
पूरा रास्ता मुझे उलझन होती रही। मैं 2 साल से यूनिवर्सिटी में थी। बाबा ने सहूलियत के लिए गाड़ी लेकर दी थी। अकेले आने जाने की आदत थी। आज उस शख्स की मौजूदगी ने मुझे अजीब सी उलझन हो रही थी। और ये भी ठीक था, कोई और होता तो मेरी और माँ की बातें सुनने के बाद कभी भी मेरे साथ नहीं आता। आज तो रास्ता भी काफी लंबा हो गया था। ऊपर वाला करके यूनिवर्सिटी आई। मैं तो चाबी उसे देखकर जल्दी से यूनिवर्सिटी में चली गई। मेरे दोस्त अगर उस अजीब से गार्ड को देख लेते तो मेरा मजाक बन जाता। सब यहाँ हाई क्लास के लोग थे। उनको उनके माँ बाप की तवज्जो नहीं थी। उनकी औलाद पर मैंने दरवाजे की ओर से झांक कर देखा कि वह लड़का जा चुका था। मैं लाइब्रेरी में जाकर अपने नोट्स बनाने लगी। मैं काम में इतनी मगन थी कि बाहर मौसम खराब होने का अंदाजा नहीं हुआ। माँ की कॉल आने पर मुझे पता चला कि वाकई वक्त ज़्यादा हो गया है। और उससे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वह लड़का मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने माँ को कुछ नहीं कहा और खुद को तैयार करते हुए अपना बैग लेकर पार्किंग एरिया में चली गई। माँ के बताने के मुताबिक वह लड़का सर झुकाए खड़ा था। मुझे आते हुए देखकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। मैंने उसको दो फटते हुए कहा, ये गाड़ी मेरी और माँ ने तुम्हें मेरे सर पर जबरदस्ती बैठा दिया है और तुम मेरा ड्राइवर बनने की कोशिश मत करो। मेरे सब कहने के बावजूद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही जलती हुई गाड़ी चलाने लगी। मैं जानती थी कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है और गरीब लोगों को पैसे से मतलब होता है। उन्हें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन लोगों के लिए इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तभी काम करने के साथ साथ ही अपने मालिकों की हज़ार बातें भी सुनते हैं और कुछ कहते तक भी नहीं। मगर वे लोग इन पर तरस खाते होंगे। मैं ऐसी नहीं थी। मैं उस शख्स की मौजूदगी में न जाने क्यों खुद को कैद महसूस कर रही थी। ये वापसी का सफ़र गुजरा तो मैंने सोच लिया था कि घर जाकर बाबा से कहूँगी कि इस लड़के को मेरे सर से हटा दो। कोई क़यामत नहीं आ रही है देश में जो मुझे ख़तरा होगा। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से से कमरे में बंद हो गई थी। शाम को नौकरानी के बुलाने पर मैं नीचे माँ के कमरे में गई और मेरी छोटी बहन आपस में बातें कर रहे थे। मुझे देखकर खामोश हो गए थे। मैंने पूछा कि क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हो गए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी छोटी बहन ने जवाब दिया, अरे अभी ये छोड़ो, ये बताओ कि आपका बॉडीगार्ड कैसा है। उस इंसान का जिक्र सुनकर मेरे मुंह से तेवर बदल गए, जिसे देखकर मेरी बहन की हंसी निकल गई। माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि बेटा ऐसे किसी पर हंसते नहीं है और मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें उससे चिढ़ हो रही है। बेचारा कितना शरीफ और भोला भाला बच्चा है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो भोला भाला है या नहीं। मैं बस कल से उसके साथ यूनिवर्सिटी रही जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। इससे पहले कि मुझे समझा बुझा कर मनाती मैं फौरन वहाँ से निकल कर आ गई। मगर कहते हैं ना, शैतान का जिक्र किया और वह हाजिर। वही हुआ। मेरे कमरे से निकलते ही वह लड़का माँ के कमरे में जाने की मुझे एक नज़र देखकर सर झुका गया और इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। मैं झुंझलाहट से हट गई। ये गरीब लोगों की शराफत में मक्कारी होती है। ये बात पता नहीं क्यों मेरी माँ को समझ नहीं आ रही थी। माँ ऐसे शरीफ और सादगी पसंद औरतों पे ही क्या इन चालाक लोगों की चालाकी समझेगी। पापा जब आ जाएंगे तो उनसे कहकर इस लड़के का कोई बंदोबस्त करा देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ये लड़का इस घर में खटक रहा था। हालांकि हमारे घर में 2 और नौकर थे जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। उनको देखकर मुझे कभी ऐसा वैसा महसूस नहीं होता था, मगर उसको देखकर न जाने क्यों मुझे दिमाग में टेंशन हो जाती थी। इन सोचों ने मेरा दिमाग को बांध दिया था और मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होना था और मैं उन एग्ज़ाम की तैयारी करने के बजाय मैं उस नौकर पर ध्यान दे रही थी। घर में रहकर पढ़ाई करना मुश्किल था। मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त के घर जाकर पढ़ा जाए। मैंने अपनी किताब उठाई और कमरे से निकली। सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं सोच रही थी कि माँ को बता दूं कि मैं जा रही हूँ। मैं जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी तो अचानक आवाज़ मेरे कानों में टकराई। मैं जहाँ थी वहीं रुक गई। लड़के सुनो, तुम मेरी बेटी के साथ रहा करो। वह जहाँ जाती है, जिससे मिलती है, क्या करती है, सब खबर मुझे दिया करो। तुम्हें इसी काम के पैसे मिल रहे हैं। और हाँ, उसको तुमसे मसला है तो ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना, वरना अंजाम तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बुरा होगा। अब तुम जा सकते हो। मैं जल्दी से किचन खाने में छुप गई। ये सब क्या था? उस लड़के को ऐसा क्यों कह रही थी माँ? मेरे ऊपर माँ क्यों नज़र रख रही थी? ये क्या मसला था? और उस लड़के को मेरे लिए काम पर रखा था। मैं खामोशी से अपनी दोस्त के घर चली गई थी। वहाँ पर पढ़ाई तो हो ही नहीं। मुझसे बस माँ की बातें दिमाग में घूम रही थी। माँ को न जाने ऐसा कौन सा शक हुआ है जिसके बिना पर वह मुझ पर पहरे लगा रही थी। मैंने हर लिहाज से अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश की कि मुझे कोई अपनी गलती का पता चल जाए, लेकिन कोई वजह हो तो मैं अपने आप को गलत मानूं। ऐसे कैसे मान लूं?
अपने आप को गलत। मैं घर जाकर माँ से बात करूंगी और सवाल करूंगी कि वह मुझ पर कैसे शक कर सकती है। मैंने घर जाकर बात करने का फैसला किया, मगर जैसे ही घर में दाखिल हुई तो टीवी लॉन्च में मैंने बाबा को बैठे हुए देखा। मैं बेकरार से उनके सीने से जा लगी। हॉल देखने के बाद बाबा ने मुझे बहुत सी गिफ्ट दी, मेरे लिए और मेरी बहन के लिए जो लेकर आए थे। मैं वह बात भूल गई जो मुझे माँ से पूछनी थी। जब बाबा ने उस लड़के को देखा तो माँ से पूछा कि ये कौन है। माँ ने उस लड़के को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और कहा, ये अमन है, ये गांव से आया है, मैंने उसे ऊपर के कामों के लिए रखा है। शरीफ सा बच्चा है, अच्छा हुआ आपने खुद देख लिया, मैं तो आपसे इसे मिलवाना ही भूल गई थी। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, लाखों काम होते हैं, कोई ना कोई नौकर घर में ज़रूर होना चाहिए। मैंने तभी भी कहा, जी बाबा, ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी भी गया था, माँ ने इसे खास इसको मेरी देखभाल के लिए रखा है। माँ को शायद इस बात की तवज्जो नहीं थी, इसलिए घबराकर बाबा से बोली, नहीं जी, मैंने इसलिए साथ भेजा था कि आजकल के हालात कुछ ठीक नहीं है। बच्ची अकेली जाती है आती है, खुदा ना करे कुछ ईच नीच हो जाए, बस इसी वजह से। वरना बाबा बोले सही, मगर मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, वह कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मुझे, हमारे घर वाले, किसी भी इंसान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैंने मुस्कुराकर अपने बाबा को देखा जो बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझसे लगाए हुए बैठे थे। मुझे उस वक्त वैसे भी किसी दिलासे की ज़रूरत थी और जो मुझे मिल गया था। अब माँ के उस लड़के के कुछ भी कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बाबा की बात सुनकर मेरे दिमाग से सारी गलतफहमी के जाले हट गए। अगले दिन मैं खामोशी से उस लड़के के साथ यूनिवर्सिटी चली गई। मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मैं उस लड़के से जितना चिढ़ूंगी, माँ उतना ही उसे मेरे ऊपर। और जब मुझे किसी बात का डर नहीं है तो ये क्या इसके घर वाले भी मुझ पर नज़र रखे तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारा दिन अच्छे से गुजरा। अचानक से मुझे कुछ किताबें लेने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। किताबें वापसी में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, शहर में हड़ताल हो गई थी। सोचा घर फ़ोन कर लूँ, लेकिन फ़ोन तो यूनिवर्सिटी में ही रह गया था। मैं उस वक्त परेशान सड़क के किनारे चल रही थी। रात के साए गहरे होने लगे थे, मुझे खौफ सा महसूस होने लगा था। अचानक एक गाड़ी बहुत तेज से मेरे सामने आकर रुकी। अगर ब्रेक न रखता तो मेरा तो आज दम ही निकल जाता। मैं अपने तेज धड़कते दिल के साथ उस गाड़ी को देख रही थी जो मुझे जानी पहचानी सी लगी थी। तभी गाड़ी से वह लड़का बाहर आया। मैं उसे देखकर गुस्से में आ गई। तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी ही गाड़ी मुझ पर चलाने वाले थे, खुद को समझते क्या हो? औकात है तुम्हें गाड़ी मिल गई तो मालिक को ही उड़ा देंगे। क्या वह चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था? मैंने जब उसको चुप देखा तो बोली, अब मुंह से कुछ बोलोगे भी या नहीं? तो वह बोला, बाजी मैं आपको लेने आया हूँ, बड़े साहब ने भेजा है। मैंने उससे नहीं पूछा कि उसे कैसे पता कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि वह यूनिवर्सिटी से जाने के बाद मेरा दूर खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था और आज भी मेरे पीछे पीछे दूसरी यूनिवर्सिटी में आ गया था। मैं अपनी सोच में गुम थी जब अचानक उस लड़के ने गाड़ी घर की तरफ जाने वाली सड़क के बजाय दूसरी तरफ मोड़ दी। मैं एकदम होश में आई और बोली, ये घर का रास्ता नहीं है। तो उस लड़के ने कहा, शहर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, रास्ते सारे बंद हैं, इसलिए इसी रास्ते से जाना होगा। मैं चुप हो गई। अभी गाड़ी कुछ देर ही चली थी कि अचानक गाड़ी रोक दी। मैं तो घबरा गई। पूछा कि गाड़ी क्यों रोक दी? तब उसने कहा कि बाजी गाड़ी खराब हो चुकी है। मैंने कहा, तो बाहर जाकर देखो क्या हुआ है। वह गाड़ी से बाहर चला गया। जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने बाहर जाकर देखा कि क्या हुआ है, क्यों खड़े हो बाहर। उसने कहा कि बाजी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। मैं परेशान हो गई कि अब क्या होगा। इतनी देर में एक गाड़ी आई और तेज़ी से 4 बंदों ने बाहर निकलकर उस लड़के को पकड़ लिया। मैं तो उस अचानक हमले से संभल कर और चीख लगा कर वहाँ पर कोई होता तो मेरी चीखें सुनता। तभी उनमें से एक शख्स ने मेरे मुंह पर दबोच लिया। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। लाल हरी रंग बिरंगी पत्तियाँ, खुशबू, ये सब क्या था? आंखें खोलने की कोशिश में हलकान होती। मैं न जाने क्यों जिस्म को हरकत नहीं दे पा रही थी। जरा सी हरकत भी शरीर में ना थी। मैंने सोचा कि पाँव का हरकत दूँ, मगर महसूस हुआ कि पाँव भी बंधे हुए हैं, यानी मैं कैद हूँ। मगर कहाँ पर? सब कुछ धुंधला सा है। कुछ आवाज़ें भी आ रही है, मगर समझने में कुछ नहीं समझ आ रहा। सर पर बोझ सा महसूस हुआ और आंखें बंद करने पर जोर दिया गया। इसका कोई जल्दी इंतज़ाम करना है, ये बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है। अरे सरकार, आप फिक्र मत करो, ये चालाक है, आप जानते हैं। मुझे तो ये दिख रहा है कि एक हसीन लड़की है। खैर कराना इसको हुस्न को, क्या माल लेकर आए हो? अब की बार वह दिल जीत लिया। एक औरत किसी मर्द से बात कर रही थी। मर्द की आवाज़ जानी पहचानी सी थी और ये औरत मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रही थी। इसकी बड़ी वजह मेरे चेहरे पर मौजूद नकाब था। मैं हाथ पांव मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ बेकार था। कदमों की आहट में एहसास हुआ कि कमरे में कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ यहाँ, आने की वजह से बेखबर हूँ।
प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ तो मैंने चीखते हुए पानी मांगा। 10 मिनट के बाद कोई कमरे में आया और उसने बहुत ज़्यादा बेदर्दी से मुझे उठाकर बैठाया और एक ही झटके से मेरे मुंह से वह काला नकाब हटा दिया। लेकिन मैं नकाब के बाद मुझे कुछ एहसास हुआ कि कुछ पर्दों का कायम रहना ही ज़रूरी होता है, वरना पर्दे उड़ जाए तो तबाही की वजह बन जाते हैं। मैं प्यास को भूलकर चारों तरफ आगे घुमा घुमा कर वह मंजर देख रही थी, जिसका तसव्वुर किसी भी लड़की के लिए बहुत भारी होता है। मैं हैरानी के देख कर पानी लेने वाली ने अपनी बेदर्दी जुबान से कहा, क्या हुआ बिल्लो रानी, जगह पसंद नहीं आई क्या? अरे परेशान ना हो बुलबुल, तेरे होश में आने का इंतजार था। अभी तेरे हुस्न के मुताबिक तुझे मकाम देते हैं। मैं लबों पर कफन लगाए हुए सब कुछ देख रही थी। मुझे उस कोठे पर कौन छोड़ गया था? इस बदनाम जगह पर मेरा क्या काम था? मैं यहाँ पर कैसे आई? मेरे सवाल मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। मुझे हैरत में देखकर वह हद से ज्यादा सजी सवरी औरत बोली, अरे बुलबुल क्यों हैरान है? यही सोच रही है ना तुझे? हाँ, कौन लेकर आया है? मैंने उसके सवाल पूछने पर बेकरार होकर हाँ बोला। मेरे इनकार पर उसने कहा, हमदर्द ही दर्द गहरे देते हैं। मैंने नासमझी से उस औरत को देखा। वह मुझे उलझा हुआ देखकर बोली, तू यहाँ पर इस कोठे पर बिक चुकी है और यहीं पर रहेगी और अपनी कीमत लगाएगी। उस औरत के अल्फाज या पिघला हुआ शीशा मेरी जान निकल रहे थे। एकदम मुझे होश आया और मैं उस औरत के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ मुझ पर रहम करो, मेहरबानी करो, आपको पैसे चाहिए मैं दूंगी, जितने आपको कहेंगी उतने दूंगी, लेकिन मुझे जाने दीजिए, मुझ पर यह जुल्म बिल्कुल ना करे। मुझे खुद के आगे गिराता हुआ देख कर वह औरत बोली, बंद करिए ड्रामा, कितनी आई यहाँ पर सबको कंट्रोल किया है मैंने और तू मुझे पैसे से खरीदेगी? पारो भाई नाम है मेरा, मैं बोली लगाती हूँ, तू जैसे का हुस्न का तू मुझे पैसे देगी? बंद करिए तमाशा, अभी लड़की आएगी, उसे तैयार हो जाना, आज की महफिल में तुझे ही नुमाइश में लगना है। वह औरत ये बातें कहकर जा चुकी थी और उसकी बात के मुताबिक एक लड़की मेरे कमरे में आई और मुझे तैयार करने लगी। मैं खामोशी से तैयार होने लगी। तैयार होने के बाद मैंने उस मेकअप करने वाली से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, रास्ता बता दो। तो उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ अंदर वॉशरूम है। मैं लाल रंग का फ्रॉक संभाले अंदर चली गई और अंदर जाकर कमरे को अंदर से बंद कर लिया। मैं अंदर जाकर एक एक चीज़ को गौर से देखने लगी और कोई भागने का रास्ता देखने लगी। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती थी, कोई ना कोई मदद होनी थी। मुझे वह रास्ता जल्द ही मुझे मिल जाएगा। उस कमरे की खिड़की मगर उसमें शीशा लगा हुआ था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की खोलने की मगर नहीं खुली। मैंने कमरे से कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी चाहिए जिससे शीशा टूट जाए। मुझे कमरे के कोने में एक मेज़ पर एक गुलदान नजर आया। मेरी आंखें खुशी से चमक रही थी। मैंने भागकर वह गुलदान उठाया और पूरी ताकत से वह शीशा तोड़ डाला। पहले ही मारने पर वह शीशा टूट चुका है। जल्दी से बाहर निकली। इस जद्दोजहद में मेरा हाथ जख्मी हो गया, लेकिन उससे जख्म की तकलीफ आगे मिलने वाले जख्मों से कुछ नहीं थी। मैं जैसे ही बाहर निकली, मैंने झाड़ियों में अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया था, मगर इतनी भारी फ्रॉक और इतने सारे मेकअप के साथ मैं ज़्यादा दूर नहीं भाग सकती थी। और अब तो वहाँ पर सबको पता चल गया होगा कि मैं वहाँ से भाग गई हूँ। इज्जत बताने के लिए मैं एकदम से भाग रही थी। अचानक किसी चीज़ में मेरा पैर फंस गया और मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई थी। निकल रही थी जब मुझे आवाज़ आनी शुरू हो गई, यानी उन लोगों को मालूम हो चुका था। मेरे हाथ बहुत तेज़ी से चलने लगे, मगर जल्दी वह लोग मेरे सर पर खड़े थे। मैं बब्बासी की उनके पैरों को छूते हुए माफ़ी मांगी। उन सब लोगों पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और मुझे वापस उसी जगह पर ले गए। अचानक वे शायद किसी के पास थे। उन्होंने मुझे ठोकर मार कर होश दिलाया। मैंने चारों तरफ देखा, जहाँ शादी का माहौल था। हर उम्र की औरत उस वक्त सजी सवरी खड़ी थी और उस माहौल में एक महक मौजूद थी जिसे सूंघ कर मुझे मदहोशी सी हो रही थी। मैं बेहोश होती जा रही थी। उससे पहले एक आवाज़ मेरे कानों पर टकराई और मैं पागलों की तरह उठ खड़ी हुई, मगर मुझे वापस ज़मीन पर बिठा दिया गया और कहा गया, ताराबाई ये रही चिड़िया, उड़ गई थी, पकड़ कर लेकर आया हूँ। मैंने अपना सर उठाकर देखा तो मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये चेहरा तो मेरा देखा हुआ था। ये वही नौकर था। मुझे देखकर वे औरत बोली, क्या रे, क्या समझ कर भागी थी? ये धंधे में 20 साल से कर रही हूँ, तेरे जैसे को तो मैंने सीधा कर दिया है। मैंने उस औरत के पाँव पकड़े और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा दूंगी, बस मुझे जाने दो। जाने का रास्ता तो तू भूल जा, सारी कश्तियाँ जल गई हैं, बस अब इस पेश को कबूल कर ले, बेहतर होगा तेरे लिए, वरना कबूल कराना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मुझे आखिरी उम्मीद भी टूटी हुई नजर आई थी। मुझे उस औरत के पास से उठाकर सामने मौजूद कुर्सी पर बैठा दिया गया था। मैं पहली बार इस रंगीन दुनिया से मिली थी, इसलिए
मेरे लिए सब कुछ नया था। तेज़ आवाज़ में गाने चलने लगे और बहुत से मर्द दाखिली दरवाजे से उस तरफ दाखिल हुए, तो मैं इतना लोगों को देखकर परेशान होकर खड़ी होने लगी। एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घूरते हुए बोली, यहीं बैठी रह, यहीं से तेरी बोली लगेगी। ये खुदा, ये सब क्या था? मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही थी? मैं बेजान वजूद के लिए बैठी थी जब एक आदमी ने मेरी तरफ उंगली करके कहा, बिल्लो रानी, इस चिड़िया को कहो कि हमारे ये वक्त हसीन बना दे। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं उस वक्त ज़मीन में धंस जाऊं। वो शख्स चलता हुआ मेरे करीब पहुंचा, इससे पहले कि वो मुझे हाथ लगाता। चारों तरफ गोली की आवाज़ आई, सब लोग इधर उधर भागने लगे, मगर पुलिस ने चारों तरफ से जगह को घेर लिया था। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा, न जाने कब से तेज़ धड़कते दिल को सुकून मिल गया था। लेकिन ताराबाई ने अचानक मेरे गले पर छुरी रख दी। मैं हिलती तो मुझे को काट देती। पुलिस वालों ने ताराबाई से कहा, देखो, ये जो तुम कर रही हो ये गैर कानूनी है। अगर तुमने इस लड़की को नुकसान पहुंचाया तो इसकी सज़ा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगी। पुलिस वाले की बात सुनकर ताराबाई बोली, अरे जा आया बड़ा मुझे कानून सिखाने वाला, बहुत देखे है तुझ जैसे। अगर तूने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं इसको जान से मार दूंगी। पुलिस वाले और ताराबाई की बातें सुनकर मैंने एक टांग तारा के पैर पर मारी, फिर मैंने उसकी बंदूक छीनकर उसके सिर पर लगा दी। उस टाइम ताराबाई को मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह हैरान नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने उसे नज़रों का नज़रें मिलाते हुए कहा, कितनी हैरान ना हो ताराबाई, और मैं यहाँ सीक्रेट एजेंट, और मैं यहाँ पर तुम सबको गिरफ्तार कराने के लिए आई थी। इंस्पेक्टर, इन सबको गिरफ्तार करो और उनके फ़ोन नंबर की सारी मालूमात मुझे चाहिए। मैं हुक्म देते हुए उस गंदी सी जगह से निकल कर आ गई, मगर उस जगह से निकलने के बाद मुझे मेरा दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। मैं जल्द ही अपने घर पहुंची। बाबा मुझे उस गहरे रंग वाले फ्रॉक में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। इससे पहले कि बाबा मुझसे सवालों के समुंदर में कुछ पूछते, मैं अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं पूछती हूँ, क्यों, क्या जुर्म था मेरा? यही कि एक सौतेली माँ को अपनी माँ समझ लिया था, यह कि एक सौतेली बहन को अपनी सगी बहन समझा था। क्या गलती थी मेरी? किस बात की सज़ा दी मुझे आपने उस कोठे पर बेचकर? मेरी बात सुनकर बाबा बहुत रफ्तार से मेरी तरफ पहुंचे और बोले, ये क्या कह रही हो? आस्तीन का सांप निकली, इसने शुरू ही दिन से हमारे साथ खेल खेला है। अब ये मुझ पर नज़र रखे हुई थी। वह लड़का जिसको उसने मेरे लिए काम पर रखा था, उस दिन भी ये उसे यही कह रही थी कि मुझ पर नज़र रखो, और कल तो इन्होंने हर हद पार कर दी थी। उस गंदे इंसान के साथ मिलकर मुझे अगवा करा कर कोठे पर भेज दिया। मुझे पता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब मैंने इनकी बहन को उस कोठे की मालकिन के रूप में देखा तो मैं समझ गई थी कि ये क्या साजिश है। और वह लड़का कोई गांव से नहीं आया था, बल्कि इनकी बहन का ही बेटा था, जो कि लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस कोठे पर भेज देता है। ये सब मुझे इनके फ़ोन नंबर से पता चला है। ये औरत अपनी बहन के साथ मिली हुई थी और मुझे अगवा करवा कर यह आपकी सारी दौलत लेकर यहाँ से भागने वाली थी। बाबा मेरी बात सुनकर माँ की तरफ बढ़े, जहाँ माँ के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। बाबा ने माँ को घूरते हुए पूछा, क्या ये सच है? ये सच कह रही है? माँ खामोश रही। बाबा ने इस बार बहुत तेज़ आवाज़ में पूछा, क्या ये सच कह रही है? माँ ने डर के मारे सर हिला दिया। बाबा ने एक तेज थप्पड़ माँ के मुंह पर दे मारा और बोलने, लानत है तुझ पर, मेरे बगैर माँ की बच्ची ने तुझे सगी माँ से बढ़कर मोहब्बत दी और तूने उसके साथ एक घिनौना खेल खेला। अगर दौलत ही चाहिए तो कह देती, मैं सब कुछ तुझे दे देता, मगर ये साजिश तो ना करती। जिस थाली में खाया तूने उसी में छेद कर दिया है। बाबा की बात सुनकर मैं जल्दी से उनके कदमों से लिपट गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मेरे दिल में लालच आ गया था। बाबा ने माँ को खुद से परे धकेलते हुए कहा, गलती नहीं, इसको गुनाह कहते हैं और इसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। मैंने पुलिस वालों को आवाज़ दी और माँ के लाख रोने और मना करने के बावजूद भी उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्या धोखा था! औरत ने एक दूसरी औरत को कोठे पर भेज दिया, और पैदा करने वाली से ज़्यादा हक पालने वाली का होता है, मगर लालच हर रिश्ते को फरामोश करा देते हैं। उन लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई, मगर ये सज़ा बहुत ज़्यादा कम थी। उन तमाम लड़कियों की तरफ से तो इन जैसे को जिंदा ही मार देना जाना चाहिए था। कैसे ख़राब लोग होते हैं जो हर गुनाह को अंजाम दे देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।